नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके की अपनी क्लास चल रही थी जिसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे मेवाड़ का, जो कि स्पेशली राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवार और रीट के लिए। दोस्तों, सुबह ये क्लास होनी थी 10 बजे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाई और अभी ये आपकी क्लास होगी। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों? हमने राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच जो युद्ध हुआ था सहारनपुर का, और जिसके अंदर विजय होता है कुंभा, और उसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जो कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब उससे आगे चलते हैं। अभी सहारनपुर का युद्ध कुंभा ने विजय कर लिया, लेकिन मोहम्मद खिलजी जो है वो बैठेगा नहीं आराम से, वो संधि करेगा, चंपानेर की संधि। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सब यहाँ पर देखते हैं चंपानेर संधि। चंपानेर संधि होती है किस किस के बीच होती है दोस्तों? 1456 के अंदर चंपानेर संधि करता है। कौन करता है भैया? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, प्लस में किसको मिलाता है साथ में? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या था, गुजरात का शासक था। ये दोनों मिलकर संधि करते हैं। ये कहाँ का शासक था? ये गुजरात का शासक था। एक चीज को पढ़ेंगे, गुजरात का दोस्तों शासक था। कौन था उस समय? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि हम कुंभा के साथ संधि करते हैं। यहाँ पर कौन था? एक तरफ कुंभा था, इसके साथ ये संधि करते हैं। और इस संधि का जो मेन उद्देश्य था, दोस्तों वो यही था, कुंभा को पराजित करना। प्रश्न पूछा जा सकता है, कुंभा को पराजित करना तथा राज्य हड़पना राज्य का बंटवारा करना। ठीक है, यानी यही था, इन दोनों का मकसद यही था कि विकुंभा को हराएंगे, पराजित करेंगे, और इस राज्य को हम अपने और कर लेंगे और इसका बंटवारा हम कर लेंगे। तो इसी बीच इन दोनों ने अटैक कर दिया। 1457 के अंदर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? कुंभा के ऊपर। लेकिन कुंभा भी बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने मुंह तोड़ जवाब दिया इस युद्ध के अंदर, इस आक्रमण का जवाब दिया। और कुंभा की यहाँ क्या होती है दोस्तों? विजय होती है। कुंभा क्या होता है? विजय होती है। दोनों के आक्रमण का जवाब देता है। मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक मिलकर कुंभा के साथ संधि करते हैं। ध्यान रखना, चंपानेर की संधि का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या था, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कुंभा विजय हो जाता है। यहाँ पर कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम आपने सुना होगा, उदा नाम था। उदयरण भी इसको कहते हैं। इसका क्या नाम था? उदा था। इसने क्या किया? अपने पिता कुंभा की मृत्यु कर दी 1468 के अंदर। अपने पिता को मार दिया कुंभा को किसने? उदा ने। इसलिए इसे पितृहंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता भी कहते हैं। किसको? मेवाड़ में पितृहंता किसको कहते हैं? उदा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने पिता कुंभा को मार दिया था। इस उदा की भी मृत्यु हो गई थी बिजली गिरने से। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बाद के अंदर ये शासक बना, बिजली गिरने से मौत हो गई इसकी, गिरने से मृत्यु हो गई। कोई विशेष बात नहीं, ज़्यादा इससे प्रश्न पूछेगा। जब कुंभा का वध करता है, कुंभा की हत्या करता है, तो इसका एक और पुत्र था। किसका? इस कुंभा का दूसरा बेटा था। दूसरा बेटा कौन था? राइमल। उसने भी कोई शासन पाठ संभाला, लेकिन कोई विशेष बात दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बने, सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं इसका पुत्र। लेकिन यहाँ पर रायमल का तीसरा पुत्र था। संग्राम सिंह। अब हम पढ़ेंगे खतरनाक तरीके से संग्राम सिंह को, जिसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है? यहाँ पर है राणा सांगा। राणा सांगा नाम से स्पष्ट है। राणा सांगा खतरनाक व्यक्ति के बारे में अब इतिहास पढ़ेंगे। तो रायमल का तीसरा पुत्र था, तीसरा बेटा था भी कौन? संग्राम सिंह, राणा सांगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संग्राम सिंह का, राणा सांगा का दूसरा नाम क्या था? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है संग्राम सिंह था इसका नाम। अब जो मेन पढ़ेंगे, इसमें मेन इतनी ही बात रखनी, चंपानेर संधि किसके बीच हुई, आक्रमण किया कब, विजय कौन रहा, और उदा ने पितृहंता कहलाई क्योंकि कुंभा की हत्या कर दी कब की 1468 में। फिर उसका एक दूसरा बेटा था रायमल, और उसका रायमल का तीसरा बेटा था संग्राम सिंह। अब हम राणा सांगा यानी संग्राम सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे संग्राम सिंह को यानी राणा सांगा को। तो राणा सांगा का काफ़ी बेहतरीन इतिहास है और आज के वीडियो में राणा सांगा का विशेष आप रूप देखने को दोस्तों मिलेगा।
तो ये लीजिए राणा सांगा। पहला ही प्रश्न बनेगा दोस्तों इसके शासनकाल को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है राणा सांगा का शासनकाल 1509 से स्टार्ट होता है और 1528 तक ये शासन करता है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ा एक प्रश्न पूछेंगे कि 16वीं शताब्दी का प्रभावशाली राजा कौन था? प्रभावशाली राजा कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, राणा सांगा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों उस समय इसके भाइयों ने इसके ऊपर प्रहार कर दिया था, तो ये भाइयों से बचने के लिए, आपको पता था उस समय यही था, राजपाट एक दूसरे के बाप को मार दिया, बेटे को मार दिया, यही कहानी चलती थी। तो उस समय इसके भाइयों ने क्या कर दिया? प्रहार किया। इससे बचने के लिए फरार हो गया। कौन हो गया फरार दोस्तों? राणा सांगा हो गया। कहां पर आ गया दोस्तों? अजमेर में आ गए। कहाँ आ गया? ये लो अजमेर में आ गए। यहाँ है अजमेर, यहाँ पर आ गया, अजमेर आ गया। और अजमेर में आके शरण लेता है कहाँ पर? करमचंद पंवार के घर। कहाँ लेगा? करमचंद पंवार के घर आकर क्या लेता है? शरण लेता है। और इसका बचपन कहाँ बीतेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक चीज़ को हम बताएंगे। बचपन दोस्तों कहाँ बीता? करमचंद पंवार के घर में बीता। समझ में आया कि 16वीं शताब्दी का प्रतिभाशाली प्रभावशाली राजा था। इसके भाइयों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया कि मारते हैं इसको, है वरना अपना राजगद्दी संभाल लेगा ये। तो इससे बचने के लिए, भाइयों के प्रहार से बचने के लिए वहां से भागता है, फरार होता है और कहां पर आता है? अजमेर आता है। और अजमेर में आके शरण लेता है कहां पर? करमचंद पंवार के घर पर। और यहीं पर ही बचपन इसका बीतेगा। राणा सांगा का जो बचपन बीतता है वो करमचंद पंवार के घर ही बीतता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राणा सांगा का बचपन कहां बीता? करमचंद पंवार के घर पे। या राणा सांगा अपने भाइयों के प्रहार से भाग कर कहां जाता है और कहां शरण लेता है? अजमेर आता है और करमचंद पंवार के घर शरण लेता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, क्योंकि हमले से भागा था, अटैक कर दिया था। तो इसके शरीर पर 80 घाव थे दोस्तों। कितने घाव थे? इसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे दोस्तों? 80 घाव थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या है? सैनिक भग्नावेश का है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को क्या कहा है? सैनिक भग्नावेश का है। सैनिक भग्नावेश क्यों कहा है? क्योंकि इसके शरीर पर 80 घाव थे। इसी कर्नल जेम्स टोड ने इसे सिपाही का अंश भी कहा। राणा सांगा को सिपाही का अंश ही कहा है साथ में। तो यहां पर लिख देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर एक स्टार बना के ऊपर तो जगह नहीं दोस्तों। कर्नल टोड लिख देता हूं, जेम्स समझ लेना। क्या बोला है? राणा सांगा को सिपाही का अंश ही बताया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सीधा सीधा कि कर्नल जेम्स टोड ने सिपाही का अंश किसे बोला है? तो आपका उत्तर होना चाहिए राणा सांगा। प्रश्न घुमा देगा। राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहकर पुकारा? सिपाही का अंश या भग्नावेश? दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों में से एक ऑप्शन होगा दोस्तों, ध्यान रखना। 80 घाव थे। यह अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट था दोस्तों। ये क्यों था? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? राणा सांगा। इसे उपाधि प्रदान थे हिंदूपति या हिंदू सुल्तान की इसे उपाधि प्रदान थी। क्या थी? हिंदूपति या हिंदू सुल्तान। ठीक है, हिंदू सुल्तान की उपाधि से प्रदान थी। तो ये कुछ बातें आपको राणा सांगा से स्टार्ट के अंदर ध्यान रखनी है। कहाँ पर आता है, कहाँ शरण लेता है, कर्नल जेम्स टोड ने से क्या बोला, हिंदूपति हिंदू सुल्तान अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट था। अब राणा सांगा का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से और बाबर के साथ। तो अब पढ़ते हैं भयंकर रूप से युद्ध होने वाली कहानी। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। अभी कुछ बातें आपने जानी राणा सांगा के बारे में, बहुत विस्तृत हम इतिहास पढ़ेंगे। अब एक तरफ है दोस्तों राणा सांगा और अब युद्ध स्टार्ट होता है। पहला युद्ध होगा इब्राहिम लोदी के साथ। तो एक तरफ कौन है इसके? इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। इब्राहिम लोदी ये कहाँ का सुल्तान था? ये शासक था उस समय राणा सांगा दिल्ली का। कौन था? दिल्ली का इब्राहिम लोदी। बस राजपाट लेने के चक्कर में ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। तो इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले जो अटैक किया वो कब किया? याद रखेंगे दोस्तों, 1517 के अंदर अटैक किया कोटा खातौली में।
कोटा के अंदर है खातौली का युद्ध, इसे बोलेंगे खातौली का युद्ध। युद्ध होता है किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। खतरनाक युद्ध होता है, लेकिन राणा सांगा बड़ा खतरनाक आदमी था, इब्राहिम लोदी को कैसे जीतने देता। तो 1517 में याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, ऊपर ऊपर से उठाएगा। खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ, या प्रश्न ये पूछा है खातौली युद्ध कौन से सन में? 1517 के अंदर। तो इसके अंदर विजय कौन होता है? विजय होता है दोस्तों राणा सांगा। खातौली का जो युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बीच में, विजय जीतता कौन है इसमें? राणा सांगा की। लेकिन फिर दोबारा ये हार स्वीकार नहीं करता है, हार स्वीकार नहीं करता इब्राहिम लोदी, फिर अपनी सेना को और सुदृढ़ और सज्ज करता है, दोबारा से अटैक करता है, दोबारा से फिर अटैक करता है 1519 के अंदर। कहाँ पर? जिसे बोलते हैं बांडी का युद्ध, बांडी का युद्ध। और ये बांडी का युद्ध कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में लड़ा गया। किसके बीच? वही दोनों आदमी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ बांडी का युद्ध। सीधा सीधा प्रश्न पूछेंगे कि बांडी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। कब? 1519 में। जीता कौन इसमें? वापस कौन विजय होता है? इस युद्ध के अंदर भी जो विजय होगा दोस्तों वो कौन होगा? वो सांगा होगा। सीधा लिख देता हूँ सांगा, ठीक है। राणा जी दोनों ही युद्ध में किसकी विजय होती दोस्तों? सांगा, क्योंकि खतरनाक आदमी था, इब्राहिम लोदी को कुछ नहीं समझता था। तो यहाँ पर दोनों युद्ध, खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध, दोनों के दोनों युद्ध जीत गया था कौन? राणा सांगा। लेकिन इसी बीच एक तरफ इसके कौन था? यहाँ पर खिलजी सेकंड था, मोहम्मद खिलजी सेकंड था। ये अटैक करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। कब? 1519 में ये आक्रमण कर देता है। कभी युद्ध चल रहा है, मैं भी साथ साथ में आक्रमण कर देता हूँ। इसने 1519 में आक्रमण कर दिया। ये मालवा का शासक था उस समय। मालवा दोस्तों एमपी में पड़ता है। मालवा का शासक था, याद करना। शासक कहाँ का था? ये मोहम्मद खिलजी सेकंड। ये खिलजी का मालवा का शासक था। इसने सोचा कि यहाँ युद्ध तो हो रहा है, कहीं ना कहीं सेना थोड़ी सी कमज़ोर हो गई होगी लड़ते लड़ते, तो हम भी अटैक कर देते हैं। तो 1519 के अंदर मोहम्मद खिलजी भी अटैक कर देता है इसी बीच। लेकिन खतरनाक आदमी हारेगा थोड़ी ना, तो विजय दोबारा से किसकी होती है? राणा सांगा की विजय दोस्तों होती है। यहाँ पर राणा सांगा की ही विजय होती है। यहाँ पर खिलजी को बंदी बना लिया गया दोस्तों। कुछ समय के बाद इस राणा सांगा ने इस मोहम्मद खिलजी को ये राज्य जो गागरोण का युद्ध बोलते दोस्तों, गागरोण में लड़ा गया। याद करना, यहाँ लिख देता हूँ कहाँ पर हुआ ये? गागरोण में, भूल गया मैं, गागरोण का युद्ध, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा प्रश्न पूछा किसके बीच हुआ? खिलजी और राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा विजय होता है। दोबारा से राणा सांगा ने क्या किया? कुछ समय से बंदी बनाया, बाद में छोड़ दिया। और राणा सांगा ने ये जो जीता हुआ राज्य था, ये राज्य जीता था मोहम्मद खिलजी से सेकंड से, इसे वापस लौटा दिया। तो एक प्रश्न दोस्तों यहीं से बन सकता है कि एक मेवाड़ का एकमात्र राजा जिसने जीता हुआ राज्य वापस लौटा दिया, किसको? खिलजी को। समझ में आई बात? ये सीधा प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मेवाड़ का एकमात्र राजा जिसने सभी राजपूतों को एक राज्य में विलय कर लिया, एक संघ में विलय किया सभी राजपूतों को, वो कौन था? वो राणा सांगा था। जो चीज़ बोल रहा हूँ वो भी नोट कर लेना, और जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ ये भी दोस्तों नोट कर लेना। बोलूँगा वो भी इंपॉर्टेंट है, जो लिखा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न बनेगा आपका कि एकमात्र राजपूत राजा जिसने सभी राजपूतों को एक संघ में विलय कर लिया, कौन था? राणा सांगा। ऐसा राजा जिसने जीता हुआ राज्य वापस लौटाया, किसको? मोहम्मद खिलजी सेकंड को। मालवा का शासक था। गागरोण का युद्ध 1519 में विजय राणा सांगा हुआ था। तो आपसे किसी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट के अंदर जो युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ, दो युद्ध, खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध। कहाँ पे खातौली को लड़ा गया? कोटा में, बांडी धौलपुर में। और गागरोण का युद्ध लड़ा गया 1519 के अंदर। इसका ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों, अब इब्राहिम लोदी के पुत्र थे दौलत खां और आलम खां लोदी। वे दोनों के दोनों साथ देते हैं बाबर का। एक तरफ बाबर था, बाबर के साथ भी युद्ध होने वाला है खतरनाक तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों अब बाबर लड़ाई लड़ेगा इब्राहिम लोदी के साथ, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई दोस्तों कहलाएगी। तो ये नोट कर ले। तो हम पानीपत चलते हैं फिर लड़ाई देखने। अब दोस्तों एक छोटी सी लड़ाई होती है यहाँ पर जो कि बड़ी फेमस हुई हरियाणा के अंदर, पानीपत की। पानीपत आ जाओ सारे कहाँ गए हैं? पानीपत आ जाना सारे, हरियाणा में आ गए राजस्थान से। इब्राहिम लोदी और बाबर आपस में लड़ाई होती है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, समकालीन था बाबर। इसके दोस्तों पुत्र थे, इसके दो पुत्र थे, दौलत खां लोधी, दौलत खां और आलम खां। आलम खां ये दोनों के दोनों बड़े बदमाश थे। दोनों जाकर कहाँ मिल गए? जाकर बाबर की सेना में मिल गए। बाबर की सेना के साथ हाथ मिला लिया। अब बाप को धोखा दे दिया बेटों ने, तो बाप बेचारा क्या करे? फिर हार रहे बड़े, बेटे बाप को छोड़ के चले गए तो क्या करे भाई?
है ना, हारना पड़ेगा। इसी का फायदा उठा लिया बाबर ने और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहाँ पर जीत विजय कौन होगा आप सभी को पता है। बेटे साथ नहीं देंगे तो बाप तो हारेगा, तो बाबर ही यहाँ जीतेगा। प्रश्न पूछेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जीता कौन है? बाबर। पानीपत पता ना, हरियाणा में आ गए हम, ठीक है, राजस्थान में नहीं, हरियाणा में आ जाओ सारे। सन इंपॉर्टेंट है, 1526 में लड़ेगी। अब कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, ठीक है, मैं समझ में आ गया पानीपत की प्रथम। सर हमसे ये पूछ ले कि दूसरी लड़ाई कब हुई पानीपत की और तीसरी लड़ाई कब हुई, यही बता दो। जी बता देंगे, हमें पता है आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट लगा के बता देते हैं। ये थोड़ा एरो में थोड़ा एक साइड में ले जाकर ऐसे करता हूँ जिससे जगह बन जाए। ये देखिए दोस्तों, प्रथम लड़ाई आपको पता चल गई पानीपत की। सेकंड लिख देता हूं सीधा ही, सेकंड जो लड़ाई हुई थी। पहला ही प्रश्न बनेगा किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। याद रखना भैया दोस्तों, अकबर प्लस में हेमू के बीच होती है। हेमू के बीच कब होती है? 1556 में होती है। सन इंपॉर्टेंट है और किसके बीच हुई ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम पता लग गई, 21 अप्रैल 1526 को प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, और 1556 में होती है पानीपत की सेकंड लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में। एक और प्रश्न बनेगा, मैं सीधा लिख देता हूं पानीपत की थर्ड, ठीक है। ये लड़ाई कब पानीपत लिख लेना, मैं लिखा नहीं, जगह नहीं दोस्तों। ये मराठा और अहमद शाह के बीच में होती है। मराठा प्लस में अहमद शाह के बीच होती है। और ये कब होती है दोस्तों? 1761 में। सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मन में विचार आया और मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में मैंने बता दिया। पानीपत के युद्ध सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, दो ही टाइप के प्रश्न पूछेगा कि पानीपत का प्रथम, दूसरा और तीसरा किन के बीच लड़ा गया, ये प्रश्न पूछेगा। फिर दूसरा ये प्रश्न बनता है कि पानीपत का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया, पहला, दूसरा, तीसरा। सीधा सीधा दो ही टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने सन लिखा दिया, किसके बीच में लड़ाई हुई वो भी मैंने बता दिया, तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो। तो इब्राहिम लोदी हार गए यहाँ पर। अब चलते हैं कुछ आगे। अगर आपको कुछ मजा आया हो तो लाइक कर दें, शेयर मार दें और सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो। अब दोस्तों टकराएंगे, आमने सामने होंगे राणा सांगा और आपके बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जब हराया, वो युद्ध जीता, तो दोस्तों उसके बाद में बाबर ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया दिल्ली से आगरा तक। अब चाहेगा वो राणा सांगा को हराना, तो राणा सांगा के ऊपर बाबर करता है अटैक कि भाई मैं इसको भी हराऊंगा, इसका भी राज्य हड़पूंगा। तो सबसे पहले जो अटैक होता है वो दोस्तों 16 फरवरी को होता है और 1527 को होता है। सन याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध का नाम दोस्तों बयाना का युद्ध रखा गया। बयाना का युद्ध हुआ और ये कहाँ पर है? बयाना को भरतपुर में हुआ। बड़ी विशेष बात है कि बाबर ने यहाँ पर पूरे सज्जो सामान के साथ आक्रमण कर दिया, लेकिन राणा सांगा खतरनाक आदमी था, आराम से इसने बाबर को क्या कर दिया? हरा दिया। लेकिन इसके अंदर विजय कौन होता है? इसके अंदर विजय दोस्तों राणा सांगा की ही होती है। राणा सांगा की एरो का मतलब विजय होती है यहाँ पर। तो बाबर हार जाता है। समझ में आई? पहला युद्ध करता है बाबर। ये तो इब्राहिम लोदी के साथ आया तो बड़ा उत्साही था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पर कि मैं इसको भी हरा दूंगा। लेकिन ये पता नहीं बेटा आगे कौन है, तेरे सामने देख ले। तो जाते ही मुंह के खानी पड़ी बयाना युद्ध, जो कि भरतपुर में है। 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया और जीत गया राणा सांगा। राणा सांगा ने सोचा बाबर तो हार गया, दोबारा क्या युद्ध करेगा, लेकिन बाबर ने कहा भी हराऊंगा तो इसको मैं ही। दोबारा से सेना सज्ज करता है, युद्ध के अंदर तोपों का प्रयोग किया जाता है, नई नई तकनीक का यूज करता है। यहां पर ये आराम से बैठ गया राणा सांगा कि बाबर को तो हरा दिया, अब क्या लड़ेगा, दोबारा अगर कर लेगा तो हरा देंगे। एकदम से दोबारा अटैक करते हैं, महीने के अंदर ही अटैक करता है। दोबारा से बाबर अटैक करता है। यहाँ पर बाबर ने अटैक कर दिया। 16 फरवरी को तो युद्ध हुआ ही था 1527 में, और 17 मार्च को 1527 के अंदर रूपवास भरतपुर के अंदर दोस्तों, रूपवास भरतपुर के अंदर दोबारा से खतरनाक युद्ध होता है। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच, जो कि खानवा का युद्ध कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? खानवा का युद्ध इसे बोलते हैं हम, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों याद करना कब हुआ? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। 17 मार्च 1527 को होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। यहां पर राणा सांगा को मुंह की खानी पड़ती है। बाद में ये और कॉन्फिडेंस हो गया, आराम मिला नहीं इसको, क्योंकि तुरंत एक युद्ध लड़ा तो धीरे धीरे आराम भी तो चाहिए। लेकिन इस बाबर ने आराम करने नहीं दिया कि नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं इसको,
इसने तोपों का प्रयोग किया जिसकी वजह से इसे खतरनाक युद्ध लड़ा इसने, इसकी वजह से इसे हारना पड़ा। यानी इस युद्ध के अंदर जो विजय दोस्तों होती है वो बाबर की होती है, बाबर की विजय होती है। ये घायल हो जाता है, राणा सांगा क्या हो जाता है दोस्तों, घायल हो जाता है। और घायल अवस्था में इसके सेनापति कौन थे, झाला बिंदा झाला अज्जा, इसके सेनापति, सीधा सीधा लिख देता हूं, घायल हो गया। फिर इसको मालदेव, यहां पर झाला अज्जा और बिंदा, इसको बसवा लेके चले गए। कहां लेके चले गए, बसवा लेकर चले गए, दौसा के अंदर, बसवा दौसा लेकर चले गए। कौन लेके चला गया, क्योंकि यह राणा सांगा घायल हो गया, इस तोपों का प्रयोग हो रहा है, तोपों के सामने कौन टिकेगा, ये कोई खतर लोहे का थोड़ी बना हुआ था तोपों से, तोपों के सामने कौन टकराए, इसके पास थी नहीं। तो यहां से घायल अवस्था में इसको मालदेव, झाला अज्जा, बिंदा, ये इसके सेनापति थे, झाला अज्जा, ये इसको बसवा यानी दौसा के अंदर लेकर आ गए घायल अवस्था के अंदर। यहां पर बाबर ने अटैक करना जारी रखा। इसके बाद दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ये राणा सांगा की जो मृत्यु दोस्तों होती है, 1528 में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है दोस्तों, कालपी, यानी कालपी कहाँ पर है दोस्तों, याद रखना है, एमपी में इसकी मृत्यु होती है। और दोस्तों इसका जो दाह संस्कार होता है यहाँ पे, तथा इसका दाह संस्कार कहाँ होता है, राणा सांगा का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। सबसे पहले बरास्तर का इतिहासकार किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोंड को, जो सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही आया था, जिसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। याद है क्या, बात मैंने पढ़ाई थी, याद नहीं होगी, याद रखा करो भैया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका दाह संस्कार किया गया, जहां पर इसकी क्या बनी हुई है, छतरी, किसकी, 32 खंभों की, याद रखना है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, किसकी, राणा सांगा की। और यहां पर दोस्तों दौसा बसवा के अंदर इसका चबूतरा बना हुआ है, चबूतरा बना है किसका, राणा सांगा का। तो ये भाई राणा सांगा का खेल खत्म, काफी लड़ा, इसलिए अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट इसे कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सिपाही का अंश भी बोला, काफी लड़ाइयां लड़ी। तो ये था भी राणा सांगा का इतिहास। इसके बाद में इसके पुत्रों का इतिहास स्टार्ट होगा। विक्रमादित्य, बनवीर, उदय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि कर्मावती के पुत्र थे, कर्मावती इसकी पत्नी थी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राणा सांगा को कंप्लीटली पढ़ लिया है। इससे ज्यादा राणा सांगा का कुछ और इतिहास तो है नहीं है, और यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी मेरे हिसाब से। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहीं पे भी कोई अगर मिस्टेक हो जाती है बोलने में या लिखने में तो कमेंट करके बता देना, और उसे आप सही भी कर लेना। फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। और चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इसके पुत्रों का इतिहास। आज हमने राणा सांगा को कंप्लीट कर लिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए जो कि राजस्थान में होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।